सो वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो प्लेलिस्ट है ये आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो जिस भी बंदे ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी होती है तो वो बेसिक लैंग्वेजेस से ही स्टार्ट करता है, जैसे कि सी लैंग्वेज हो सकती है या फिर सी प्लस प्लस हो सकती है। अगर आप लोग जावा से भी स्टार्ट करते हो तो वो भी अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशन के साथ सीखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वहाँ से भी आप लोगों को प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ में आ जाए। लेकिन होपफुली ये सी जो प्लेलिस्ट होगी इससे आप लोगों को प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ में आ जाएगी और किस तरीके से आप लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग कैरियर को लेकर चलना है इसकी भी ये भी मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंपली जो है वो इसलिए भी यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सी या फिर सी प्लस प्लस से ही स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को बेसिक समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जाकर डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड लिखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला या फिर दूसरा जो टैग है सोर्स फॉर जो वेबसाइट का, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इसको। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने येस पे क्लिक कर देना है सिंपली। और जो नॉर्मल जिस भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे रन डेव सी प्लस प्लस पे टिक लगा के फिनिश कर देता हूँ और मेरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी साथ में ही रन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग जब फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करोगे तो आपको ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप लोगों को ज़्यादातर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नज़र आएंगी जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग किसी ना किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक हमारे पास लाइब्रेरी है उसके लिए हमें सिर्फ लिखना पड़ता है इंक्लूड stdio.h और इसको ऐसे क्लोज करना पड़ता है। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का। तो ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक्स जो होती हैं एक सी कोड की या फिर सी प्रोग्राम की वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस डालते हैं और एंटर दबाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो VS कोड में प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डेव सी प्लस प्लस में सिर्फ इसलिए प्रोग्रामिंग करवाऊँगा क्योंकि डेव सी प्लस विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोगों को पहले से ही जो है वो हिंट्स देखने को मिल जाती हैं या फिर सिंटैक्स एरर जो है वो पहले से ही आप लोगों को बता दिया जाता है। या फिर सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं, जैसे कि इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स जो है वो आप लोगों को पहले से ही उन कंपाइलर्स में या फिर उन जो भी आईडीज़ हैं उसके अंदर पहले से ही बताया हुआ होता है, तो जिससे जो है वो बेसिक्स जो है वो अच्छी नहीं हो पाती हैं किसी भी स्टूडेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वॉइड मेन। अब वॉइड मेन क्या है? वॉइड मेन जो है वो हमारा मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब फंक्शन क्या होता है ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले तो आप लोग बस ये स्ट्रक्चर जो है याद कर लो, ये जो है आप लोगों ने हर अपने सी कोड के अंदर लिखना ही लिखना होता है लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके बाद हम सिंपल कुछ इनपुट और आउटपुट मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो जैसे कि वेरिएबल्स तो आप लोगों को वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि वो चीज़ें जो वेरी कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ इंट और इंट से मेरा मुराद है इंट से मेरा मुराद है इंटीजर। वो कोई सा भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम इंटीजर स्टोर करें उसको हम इंट से जो है वो डिक्लेयर करते हैं इंट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन का सबसे पहले सिंटैक्स बताता हूँ। आप लोगों को किसी वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए और उसके बाद उसका नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट इंटीजर। और उसके बाद हर लाइन के एंड में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइन टर्मिनेटर लगाना लाजमी होता है, क्योंकि ये एक सिंटैक्स एरर है और यही रूल है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जिस तरह से आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगाया वो मैं आप लोगों को बाद में लाजमी बताऊँगा अगली वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो एक इंटीजर टाइप का होता है वेरिएबल और एक होता है चार टाइप का।
तो CHAR 4 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इसको करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, करेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। तो करेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, CHAR 4 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा बेसिक वेरिएबल टाइप होती है वो होती है फ्लोट। अब फ्लोट किस लिए यूज़ होती है, फ्लोट किसी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इंटीजर के अंदर तो आप 1 स्टोर करोगे या तो -1 स्टोर करोगे, लेकिन फ्लोट के अंदर आप 2.9, 2.3, 2.5 इस तरीके के वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट फ्लोट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करना क्या होता है, डिक्लेयर करना ये होता है कि आपने किसी वेरिएबल की आपने किसी वेरिएबल की टाइप डिफाइन की, उसके बाद उसका नाम डिफाइन किया, ये हो गई डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है किसी वेरिएबल की, जब आप उसको वैल्यू असाइन कर देते हो। तो वैल्यू अगर मैं इसी लाइन में भी असाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ =1, तो ये मैंने इसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, यानी कि डिक्लेयर भी मैंने कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया इसको। लेकिन ये मैं डिफरेंट लाइन्स में भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ माय फर्स्ट इंट =1, तो यहाँ पर भी मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले से डिक्लेयर यहाँ पर किया हुआ था। और अगर आप ऐसा कर देते हो कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, यानी कि आपने उसकी टाइप ही डिक्लेयर नहीं की ऊपर, और आप उसको नीचे इनिशियलाइज कर रहे हो, तो ये जो है सिंटैक्स एरर हो जाता है और ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो करेक्टर जो चार मैंने 4 वेरिएबल बनाया था, CHAR 4 करेक्टर वेरिएबल जो मैंने बनाया था, उसको भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ माय फर्स्ट 4। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, स्ट्रिंग यानी कि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हों, या फिर कैरेक्टर टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग जब इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को सिंगल कोटेशन लगाना लाजमी होता है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन लगा के अगर एच भी इनिशियलाइज़ कर दूँ तो वो भी सही है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर टाइप में स्टोर करेगा। और ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि इसके क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं 1 स्टोर करूँगा तो 1 को भी स्टोर कराएगा, और अगर हम यहाँ पर इस कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं तो उसको भी स्टोर कराएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली L स्टोर करा देता हूँ, उसके बाद मैं अपने फ्लोट वेरिएबल को भी इनिशियलाइज़ करता हूँ। तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो, मैंने फ्लोट को भी इनिशियलाइज़ कर दिया है। माय फर्स्ट फ्लोट =1.44, माय फर्स्ट कैरेक्टर 4 मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो L स्टोर कराया, माय फर्स्ट इंटीजर =1 हो गया। और अब इसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सिंपल प्रिंट कराने की और यूज़र से इनपुट लेने की। तो किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम 2 चीज़ें करते हैं, या तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं या तो हम यूज़र को आउटपुट देते हैं। यूज़र से इनपुट लेंगे ताकि हम उस चीज़ को प्रोसेस कर सकें और फिर आउटपुट दे सकें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले सिंटैक्स बता देता हूँ किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर आउटपुट देने के लिए। तो आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे प्रिंट एफ लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डबल कोटेशन लगाने हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद बीच में आप लोगों को डबल कोटेशन लगाने, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है एक प्रोग्रामर्स के लिए मीम भी बन चुकी है कि जिसका भी सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड ही लिखवाता है। तो हम भी उस रस्म को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करना है, आपने एग्जीक्यूट पे जाना है और कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देना है, जिसकी शॉर्ट की होती है F11। तो मैं F11 यहाँ पर दबाऊँगा। तो सबसे पहले ये मुझे पूछेगा कि आपने इसको सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सी सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना और सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो मुझे एरर दिखा रहा है कि इंक्लूड studio.h में मैंने जो है वो कोई ना कोई एरर यहाँ पे कर दिया है। तो मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने हैश नहीं लगाया, तो यहाँ पर हैश लगाना लाजमी होता है। तो मैं भी सिंटैक्स भूल जाता हूँ कभी कभार पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि मैंने सी काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। तो सिंटैक्स भूलना कोई इशू नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर, बस आप लोगों को उसको यूज़ करने का लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। तो मैं वापस इसको रन करता हूँ F11 दबा के। उसके बाद फिर मुझे एरर दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सही है। तो मैंने यहाँ पर भी गलती कर दी कि वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट आता है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये ब्रैकेट किस लिए होता है अगर आने वाली वीडियोस के अंदर। तो वॉइड मेन के बाद एक ब्रैकेट आता है और यहाँ पर हैश आता है। इस तरीके की गलतियाँ जो है वो सारे प्रोग्रामर्स करते हैं जब वो पुरानी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं।
या फिर किसी नई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को एक दफ़ा बेसिक लैंग्वेजेस यूज़ करनी आ जाएंगी तो आप लोगों को न्यू लैंग्वेजेस सीखने में कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को सिंटैक्स पता चलना चाहिए। जैसे ही आपको सिंटैक्स आएगा वैसे ही आप लोग जो है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज़ कर पाओगे। तो उसके बाद मैं वापस इसको कंपाइल कर लेता हूँ, F11 दबाता हूँ। तो F11 दबाते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक कंसोल स्क्रीन आई है। तो इस स्क्रीन के अंदर मेरे पास क्या दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो मतलब कि मेरी printf स्टेटमेंट काम कर रही है। अब printf के अंदर आप लोगों ने अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो वेरिएबल प्रिंट करवाने के लिए आप लोग यहाँ पर सिंपली एक कॉमा डालोगे। कॉमा डालने के बाद आप जो भी अपने कैरेक्टर आप लोग जब इसके अंदर जो लाइन आप लोग लिख रहे हो ना उसके अंदर आप लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ माय फर्स्ट इंट इज इक्वल टू, तो ये तो मैंने यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हैं ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो कोई वेरिएबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज लिखूँगा, उसके बाद डी लिखूँगा। अब परसेंटेज डी किस लिए यूज़ होता है, जब भी आप प्रिंटफ के अंदर इंटीजर को प्रिंट करना चाह रहे हो तो आप परसेंटेज डी लिखते हो उसकी जगह पे, ताकि आप उस मतलब आप बताना चाह रहे होते हो कि आगे जो भी मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा वो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माय फर्स्ट इंट, तो माय फर्स्ट इंट मैंने यहाँ पर लिख दिया और अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखना कि यहाँ पर मेरा क्या दिखा रहा है, परसेंटेज डी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर माय फर्स्ट इंटीजर के अंदर 1 स्टोर कराया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अपना कैरेक्टर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपना कैरेक्टर वाला वेरिएबल बनाया था, तो परसेंटेज सी लिखूँगा और सी मैं यहाँ पर इसको भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, F11 दबाऊँगा और यहाँ पर मुझे 0 फ़िलहाल तो स्माइली दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर मैंने जो है इसको कैरेक्टर नहीं किया था तो मैं इसको कैरेक्टर में चेंज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके F11 वापस दबाऊँगा। F11 मैंने दबाया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे L दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर मैं जब इसको फ्लोट कर देता हूँ और यहाँ पर फ्लोट के लिए हम परसेंटेज F यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ फ्लोट का FLOAT फ्लोट। तो यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ F11 दबा के अगेन, तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोट में जो वैल्यू मैंने स्टोर की थी 1.44 वो यहाँ पर मेरे पास दिखा रहा है 1.44। तो ये सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो प्रिंट करने के लिए था। तो ये भी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अभी आप लोग ये डेव C++ डाउनलोड करोगे उसका प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है scanf। scanf के अंदर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डबल कोटेशन लगाते हैं और उसके बाद हम ये लोग एक परसेंटेज डी लिखते हैं, परसेंटेज डी लिखने के बाद जिस भी वेरिएबल के हमने अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है उसका नाम लिखते हैं M% लगा के। तो अगर मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लेनी है यूज़र से तो मैं परसेंटेज डी लगाऊंगा और उसके बाद मैं यूज़र वैल्यू किसके अंदर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर नहीं करता, वही परसेंटेज डी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं, वही परसेंटेज डी हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे M% लगाएंगे और उसके बाद हमने जिस वेरिएबल में को स्टोर कराना है उसका नाम लिख देंगे माय फर्स्ट इंट और उसके बाद क्योंकि हमें ये तो यूज़र से ले लेगा यहाँ पर माय फर्स्ट इंट के अंदर स्टोर कर देगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इसने स्टोर किया कि नहीं किया। तो हम ये जो हमारी लाइन है इसको हम यहाँ से Ctrl+X करते हैं, Ctrl+X यानी कि हम इसको यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमने फ्लोट के लिए की थी वो वापस हम इंट के लिए कर देते हैं, F की जगह D यूज़ कर लेंगे और इसकी जगह यहाँ पर हम इंट यूज़ कर लेंगे। अब हम इसको रन करेंगे F11 दबा के, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये यहाँ पर scanf की स्टेटमेंट को रन कर रहा है, यानी कि ये हमसे कोई ना कोई वैल्यू मांग रहा है, कोई ना कोई इंटीजर मांग रहा है जो हम यहाँ पर डालें। तो मैं यहाँ पर 11 लिख देता हूँ, 11 लिखने के बाद मैं एंटर दबा दूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास दिखा रहा है माय फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से आप यहाँ पर परसेंटेज C लिख के कैरेक्टर भी यूज़र से ले सकते हो, आप परसेंटेज F लिख के फ्लोट भी यूज़र से ले सकते हो और उसको यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हो। तो यही सब कुछ था इस वीडियो के लिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना, मैं आप लोगों को लाजमी जवाब दूँगा, एक एक बंदे को जवाब दूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ। और अगर आप लोगों को फर्स्ट डे से ही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे जाके आप लोगों को इशू क्रिएट होगा
जिसका मतलब है आप लोगों को आगे जाके चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करोगे या फिर आप लोगों को कुछ डेफ C++ में इंस्टॉल करने में कुछ इशू आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी तरीके की वीडियोस आप लोग देख सकें। Lounge, तेरे सर पे एम शूटर बच्चों दे they make you say my name Baba Yaga I'm the boogeyman I'm your motherfucking trouble मेरे 20 शूटर 30 शूटर ठोकेंगे सफाई से नफीस शूटर तेरे पुसी बॉयज मेरे सारे जी शूटर कभी सुपरमैन हूँ मैं कभी लेक्स लूथर ये फैक्ट्स के मैं ऊपर you know better than to not agree मेरा पिस्टल काला कुत्ता काला पिंक पेडिग्री